सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे इस सेशन में। उत्तराखंड इतिहास की निःशुल्क सीरीज है, जिसमें हम बेसिकली उत्तराखंड के संपूर्ण इतिहास का अध्ययन हम करेंगे वन बाय वन। और उत्तराखंड का इतिहास बहुत ना छोटा है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो फिलहाल मान के चलिए 2 से ढाई महीने का समय आपका इसमें लगेगा, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से इसमें डीपली नॉलेज आपको यहाँ पर दी जाएगी, जो कि हमेशा आपके पेपर में काम आएगी। और यहाँ पे पढ़ने के बाद आप लोगों को इतना तो श्योर है कि उत्तराखंड इतिहास आपको कहीं और बुक से पढ़ने की आवश्यकता फिलहाल नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इस सेशन को अच्छे से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड की हम बात करते हैं, संपूर्ण इतिहास का एक ये ओवरव्यू सिलेबस है, मैंने पीछे भी जानकारी आपको दी होगी। तो ये इतनी चीजें, इन सभी चीजों का हमें अध्ययन करना है। इसमें बेसिकली उत्तराखंड का आदिकाल है, तो आदिकाल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आदिकाल में केवल उन चीजों का जो भी ये अध्ययन होता है, जो जो कि वास्तविक रूप से जिनका डायरेक्ट जो है कनेक्शन वर्तमान इतिहास में नहीं है, यानी कि वो आदि समय की बात ही केवल होती है। पहाड़ जो है निर्माण, उत्तराखंड के हिल्स या आदि क्षेत्रों का ये निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, उस समय की क्या क्या गतिविधियां थी, वही वाला पार्ट है जो कि एग्जाम में इतना यहाँ से आता नहीं है। दूसरा हम यहाँ पढ़ेंगे उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत। देखो, यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं, कई बार सवालों में आया है। एक बार आया था कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने किसी एग्जाम में दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्रोत है जो उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित नहीं है। उसमें अकबरनामा, बाबरनामा, जहांगीरनामा, ये सब चीजें ऑप्शन में दिए हुए थे, तो वो भी आगे हम देखेंगे। इस उत्तराखंड इतिहास का स्रोत ही हमारा जो होगा 2 पार्ट में होगा, 2 सेशन में होगा। आज हम कवर करेंगे पार्ट 1, जितना पार्ट आपका आज हो पाएगा। ठीक है, इसमें साहित्यिक स्रोत हैं या पुरातात्विक स्रोत हैं या विदेशी यात्रियों के द्वारा जो भी विवरण ग्रंथ या साहित्य का तो लिखा गया है, वो इसमें आता है। आगे जब हम बढ़ेंगे उत्तराखंड के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और आद्य ऐतिहासिक काल में गढ़वाल का इतिहास और कुमाऊं के इतिहास को समझेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो ऐतिहासिक जो काल का समय आएगा, इसमें हम प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल का अध्ययन करेंगे। अंततः ये जब यहाँ तक आपका सेशन हो जाएगा, तो आगे हम फाइनली उत्तराखंड राज्य आंदोलन के परिदृश्य को देखेंगे, क्या क्या घटनाक्रम हुआ था। सबसे पहले हम जान लेते हैं उत्तराखंड के इतिहास को बेसिकली 3 कालखंडों में बांटा गया है। हालांकि आप जानते हैं कि संपूर्ण भारतीय इतिहास का भी अगर हम अध्ययन करेंगे तो वहां पे भी हम देखते हैं कि कालखंडों में बांटा गया है। बेसिकली इतिहास का सब्जेक्ट इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके अध्ययन की दृष्टि से बेसिकली इनको कालखंडों में बांटा जाता है। अदरवाइज तो ठीक है, आसान है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से किस समय की क्या चीजें प्राप्त हुई हैं, तो उनको किस काल में रखना है, उसकी दृष्टि से 3 कालखंड बने हुए हैं। आप जानते हैं, पहला है प्रागैतिहासिक काल, जिसमें बेसिकली ये ये जो प्रागैतिहासिक काल है, इसमें बेसिकली उन चीजों को लिया जाता है यदि उस समय की कोई लिपि या कोई सामग्री यदि प्राप्त हुई है, उसमें यदि कुछ अंकन है या कुछ लिखा गया है, तो उसका अध्ययन अभी तक नहीं किया गया। बेसिकली वो स्ट्रक्चर के रूप में जिन चीजों की प्राप्ति हुई है, वो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। इसकी कोई लिखित सामग्री प्राप्त है ही नहीं। ठीक हो गया। जैसे गुफा है, शिलाचित्र हैं, कंकाल हैं, धातुओं के कुछ जो भी उपकरण हैं, पत्थर आदि के, पाषाणकालीन उपकरण होते हैं आदि, तो ये सब, इन सभी को प्रागैतिहासिक काल के भीतर में रखा जाता है। इनका अध्ययन आगे हम करने वाले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, तो इसके भीतर में हम देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। बेसिकली ऐसा काल जिसमें कुछ लिखा गया हो, उसका संक्षेपण या अध्ययन भी जो किया गया हो, या फिर उसमें से आधी चीजों का अध्ययन करके निचोड़ जो या उसकी जो सामग्री है उसको समझा जा चुका है आधी। तो ऐसे काल में जो जितनी चीजें हैं वो संबंधित हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, जिसमें बेसिकली हम ओवरऑल बात करते हैं तो महत्वपूर्ण धार्मिक जो ग्रंथ हैं वो इसी काल के माने जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों को अभी तक समझा नहीं गया है, बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन हो चुका है। तो ऐसे काल में धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन होता है, लिखा गया है। और साथ ही आद्य ऐतिहासिक काल
को ही बेसिकली इतिहास में पौराणिक काल के नाम से भी जाना जाता है। ये देखो, ये एक बार सवाल यूके पीएससी ने पूछा था कि निम्नलिखित में से किसे जो है पौराणिक ये काल कहा जाता है, तो वो यही है आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है, बेसिकली इसको ऐसे लिखा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसके भीतर में हम आगे ये गढ़वाल क्षेत्र और कुमाऊं क्षेत्र का भी अध्ययन करेंगे कि इस आदि ऐतिहासिक काल के समय में क्या क्या संरचना गढ़वाल और कुमाऊं की थी। इसके बाद में तीसरा जो कालखंड आता है ऐतिहासिक काल, यानी कि इस समय में जितनी भी चीजें रचित हैं उनको आसानी से समझा गया है। इस समय की जितनी भी चीजें प्राप्त हुई उनको आसानी से समझा लिखा पढ़ा जा चुका है। और इसके इस ऐतिहासिक काल का भी अध्ययन बेसिकली हम 3 कालखंडों में करते हैं, ये भी समझने की दृष्टिकोण से। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है जो आपका मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल, जिसमें से मैंने आपको पीछे बताया होगा मध्यकाल सबसे ज्यादा बड़ा है, क्योंकि हम इस मध्यकाल में गढ़वाल यानी परमार वंश की पूरी वंशावली शासन व्यवस्था को देखेंगे, और इसी मध्यकाल में हम चंद वंश की सत्ता वंशावली साम्राज्य को देखेंगे। आधुनिक काल में आपको ये ज्ञात है कि गोरखा शासन और ब्रिटिश शासन को देखेंगे, जैसे हमें क्या क्या महत्वपूर्ण रिफॉर्म हुए, क्या क्या चीजें लागू हुई, बहुत कुछ आगे हम देखने वाले हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसमें कम से कम 2 से 3 महीने का आपका पूरा समय लगेगा। ये मत सोचना कि 10 दिन में आपका ये खंड का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। ये एक बार ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो पढ़ना आपका काम है, रिविजन करना आपका काम है। नोट्स अगर आपको नोट्स यदि बनाने हैं तो यूट्यूब पे ये वीडियो ये कल आ जाएगी सुबह, वहां से आप चाहें तो इस वीडियो को देखकर नोट्स भी बना सकते हैं, अदरवाइज सफिशिएंट है जितना पाठ दिया गया आपको। उत्तराखंड का संपूर्ण इतिहास, देखिए उत्तराखंड का जो इतिहास है उतना ही प्राचीन है जितना कि स्वयं जो है ये पौराणिक युग। मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि युग की शुरुआत हुई और उसके बाद में कोई हलचल हुई होगी। युग की शुरुआत होने के बाद से ही, यानी कि ये जो युग है ये पौराणिक युग में जाना जाता है, वहीं से एक्टिविटी जो है वो शुरू। उत्तराखंड का नाम आप लोग जानते होंगे कि इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है उत्तर का क्षेत्र। ठीक है, उत्तर का क्षेत्र बेसिकली जो है ये क्या है, पुराणों में इसको एक बहुत ही भव्य तरीके से भी दर्शाया गया है। उत्तर का क्षेत्र बेसिकली माना जाता है हरि का क्षेत्र, भगवान का द्वार और या प्रवेश, है ना। इसीलिए जब भी हम लोग आप लोग अगर मकान लेते हैं, घर बनाते हैं ना, कोशिश करते हैं या तो इसका मुख जो है वो उत्तर की साइड में हो, अदरवाइज पूरब की साइड में हो, यही तो कोशिश होती है। तो ध्यान देगा, पूरब का मुख होता है सूर्य का मुख, उत्तर का मुख यहाँ पर संदर्भित है भगवान। तो जिसका उल्लेख वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है, इसका उल्लेख अभी हम बहुत सारे स्रोतों को देखेंगे, अध्ययन करेंगे। स्कंद पुराण का नाम आप लोगों ने सुना होगा। भाई 18 पुराणों की रचना हुई है, उसमें से एक महत्वपूर्ण, केवल 18 में से एक ही ऐसा पुराण है महत्वपूर्ण जिससे हमें उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, वो है स्कंद पुराण। इसी स्कंद पुराण में गढ़वाल और कुमाऊं की जानकारी प्राप्त होती है। इसी स्कंद पुराण में इसको दो भागों में क्या बांटा गया, मतलब इस उत्तराखंड के क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। इसी स्कंद जो ये पुराण है इसमें 2 जो भाग हैं, तो गढ़वाल क्षेत्र को इसमें केदार खंड और कुमाऊं खंड को या कुमाऊं को मानस खंड के नाम से बताया गया है। ठीक है, चलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली यह केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, अपितु तो धार्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर देवों की भूमि और ऋषियों की पुण्य भूमि के नाम से इस उत्तराखंड के क्षेत्र को जाना जाता है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी जो उत्तराखंड पीसीएस का जो पेपर हुआ था प्री का 29 जून को, या अन्य बहुत सारे जो पेपर हुए थे उसमें भी बहुत सारे सवाल अभी हम देखेंगे कौन कौन सा है। उत्तराखंड में आप जानते हैं 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आदि, और साथ ही ये पंच प्रयाग भी सम्मिलित है। ये सभी जो है पवित्र ये स्थल हैं और जो किसी देवभूमि की उपाधि जो क्या करते हैं दिलाते हैं। और बेसिकली आदि काल यानी कि पौराणिक जो काल से लेकर से और केदार जो खंड की
का धार्मिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इसका महत्व शुरुआत से ही रहा है, और वर्तमान समय में इसका जो ये परिदृश्य है धार्मिक सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे धार्मिक सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं जो वर्तमान में संचालित हैं। अब हम मेन स्रोतों पे आते हैं। को जानने के लिए प्रमुख स्रोतों की हम बात करते हैं। आप लोगों में से कई लोग इंडियन के भी होंगे। आगे मैं जो प्रयास कर रहा हूँ कि एक इसी कंटेंट को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का, यानी कि इंग्लिश की कोई ऐसी बुक जो उत्तराखंड में अभी तक नहीं आई है। तो क्या क्या आप देखिए स्रोत हैं। तो स्रोत को भी हम कालखंडों के रूप में समझेंगे। विभिन्न कालों के आधार पर हम उत्तराखंड के इतिहास को 3 भाग में बांट सकते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। राज्य में ऐसे अनेक पुरातात्विक साक्ष्य या तत्व भी यहाँ प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र अति प्राचीन काल से ये मानव गतिविधियों का संबंध रहा है। मतलब अति से अति प्राचीन काल से भी प्राचीन समय से यहाँ पर एक्टिविटीज रही है। हालांकि ये भूखंड, उत्तराखंड का भूखंड पूर्ण रूप से पर्वतीय और वन क्षेत्र से आच्छादित है। उसके बावजूद भी यहाँ पर ये गतिविधियां, मानवीय गतिविधियां शुरुआत से ही रही हैं। तो कुछ ना कुछ इनके अवशेष, स्रोत या तत्व रहे होंगे, विद्यमान रहे होंगे, तो जिनकी प्राप्ति को हम यहाँ पर स्रोतों के रूप में पढ़ रहे हैं। एक चीज और मैं यहीं पे बता दूं, देखिए, तो कई बार हमें लगता है या फिर हम किसी बुक में पढ़ते हैं तो हम केवल इतनी चीजें पढ़ते हैं कि ये मान लेते हैं उत्तराखंड का छोटा सा मैप मैंने बनाया मान लीजिए, तो हमें लगता है कि उत्तराखंड के भीतर में जो चीजों की प्राप्ति हुई है वही हमारे उत्तराखंड के इतिहास को जानने के स्रोत है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। देखिए, अलग अलग कालखंडों में अलग अलग समय पे उत्तराखंड और उत्तराखंड के आसपास में भी अन्य राजाओं का शासन रहा है। पूरब में देखेंगे तो यहाँ पर नेपाल का शासन रहा है। नेपाल को उस समय चौबीसी के नाम से जाना जाता था। उस समय हम बात करते हैं कि 24 गढ़ नेपाल क्षेत्र में हुआ करते थे। बाद में उनका एकीकरण होता है बहादुर शाह के द्वारा, ठीक है। और ऊपर यहाँ चाइना है, ये हिमाचल प्रदेश है। तो और साथ में ये जो उत्तर का भूखंड है उस समय यहाँ पर राजाओं का शासन था, मुगल काल भी रहा है। तो उस समय भी जितने भी विद्वान या कवि हुआ करते थे तो अपने समय में उनके भी संबंध उत्तराखंड के शासकों से रहे। तो उन्होंने भी अपने अपने लेखन में उत्तराखंड की स्थिति का वर्णन किया है। उनको भी अभी आप आगे देखने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, प्राचीन इतिहास से संबंधित जानकारी का भंडार हमें उत्तराखंड की सांस्कृतिक लोक गाथाओं से भी प्राप्त होता है। इन सब चीजों से हम लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ से हमें बहुत कुछ मालूम चलता है। जो कि निम्नलिखित लोक गाथाएं हैं: राजूला, ये मालूशाही, दामोल गाथा, पवाड़ी, जागर, उड़की और ये बोल गाथा है। सभी जानते हैं ना, ये नाम सभी ने सुने हैं। कोई ऐसा है जो जिसको अभी तक इन सांस्कृतिक गाथाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है? अगर है तो यस करके लिख दीजिए, नहीं है तो नहीं लिख, लेकिन कुछ भेजिए मुझे लिखकर। तो इन्हीं लोक गाथाओं से क्या क्या चीजों की प्राप्ति होती है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप लोग जो सेशन में बने रहिए, तो अगर बीच में छोड़ के भागेंगे तो फिर लास्ट में आपको ही नुकसान होगा। आगे बढ़ते हैं। तो मालूशाही की बात कर लेते हैं कि यहाँ से किसकी जानकारी मिलती, क्या है ये वास्तविक। तो देखिए, इसमें मालूशाह की गोथा को ये गे के रूप में प्रस्तुत यहाँ किया गया है। यानी कि यह राजुली और मालूशी की प्रेम गाथा, प्रेम और कथा के संदर्भ को इस लोक गाथा में दिखाया गया है। और उस समय की शासन व्यवस्था का जो शासन व्यवस्था थी उसका ऐतिहासिक प्रतिरूप का चित्रण इस लोक गाथा में किया जाता है। ठीक है, सभी जानते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। रमोल गाथा, तो यह गढ़वाल क्षेत्र में रमोलगढ़ में रमोला जाति से संबंधित ये गाथा है। देखो, ऐसी चीज छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं तो कभी आपसे पूछ दिया जा सकता है कि रमोल या रमोला जाति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी गाथा है। कई बार सवाल जो है जाति से रिलेटेड भी आते हैं। आपका जो अगला जो सेशन कभी आगे हम लेंगे तो उसमें जाति, उत्तराखंड की कितनी जातियां हैं, कौन कौन सी जातियों का मतलब वो नहीं है कि आपने जो पहले पढ़ा होगा कि हाँ कोल है या मुंड है, ये नहीं। मूल जातियों की बात करते हैं जो वर्तमान में क्या है प्रचलित है, ये कहाँ से आई, क्या क्या उसका इतिहास भी देखेंगे।
इसमें तीसरा आता लोक गाथा, हुड़की बोल गाथाएं, ये आप जानते होंगे। ये कृषि से संबंधित ये प्राचीनतम ये लोक गाथाएं हैं, जिसमें प्राचीनतम समय से लेकर अब तक कृषि में जिन जिन चीजों का उपयोग या जिन जिन लोक गाथाओं का गीतों का प्रयोग हुआ है, तो उसको ये क्या होता है, दर्शाने का काम होता है। जागत आप जानते होंगे कि ये लोक विश्वासों पर आधारित ये गाथाएं, जिनका संबंध जो तंत्र मंत्र पूजन देवी देवताओं से होता है। बेसिकली जागत 3 प्रकार की होती है ना, आप लोगों ने भी देखी, देवताओं की होती है, भूतों की होती है ना, आत्माओं की भी होती है, सॉरी, देवताओं की, आत्माओं की और भूतों की। आगे बढ़ते हैं। तो इतिहास, उत्तराखंड के इतिहास को जानने के लिए 3 ही स्रोत हैं, जिनका अध्ययन पूर्ण रूप से हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत, जिसमें 2 प्रकार के स्रोतों का अध्ययन बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। साहित्य स्रोत यानी कि साहित्य, साहित्य जो साहित्य है, ग्रंथ हैं, है ना, तो इनसे भी हमें उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। तो पहले नंबर 1 पे यही जो है ये रखा हुआ है, और यही साहित्य, यही ग्रंथ 2 भागों में बांटे गए हैं। एक है धार्मिक साहित्य स्रोत, दूसरा है आपका अधार्मिक साहित्य स्रोत। धार्मिक स्रोत का मतलब ये है कि ऐसी ग्रंथ या ऐसे साहित्य जिसका संबंध किसी धर्म से, धर्म की विवेचना से, धर्म के बारे में से होता है। अभी हम देखेंगे वो क्या क्या है। जैसे ऋग्वेद की बात करते हैं, अन्य वेदों की हम बात करते हैं, तो ये एक हिंदू धर्म से संबंधित ये ग्रंथ है। उसमें बहुत सारे उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो सब चीजें धार्मिक में आती हैं। अन्य जो चीजें होती हैं वो अधार्मिक में आती हैं। कि हम चलिए तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं। साहित्य स्रोतों की हम बात करते हैं। तो अभी हमने देखा कि पहले हम पढ़ने वाले हैं धार्मिक स्रोत या ग्रंथ। तो उत्तराखंड का तो प्रथम उल्लेख, देखो बहुत महत्वपूर्ण ये लाइन है, ये हर पेपर में हमेशा आता है। जो कैंडिडेट अभी नए हैं, अभी आगामी जो एग्जाम की परीक्षाओं के लिए ये लगे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हर एक लाइन है। और जिन्होंने पहले से अध्ययन कर रखा है, तो उनके लिए ये रिविजन मार्क है और कुछ नई चीजें बात करती है। तो उत्तराखंड का जो पूर्ण रूप से प्रथम उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है, और इसमें इस क्षेत्र के लिए मनुष्यों की ये पुण्य भूमि या देवभूमि के नाम से संदर्भित है। यह है जो भूखंड है उत्तराखंड का। तो इस ऋग्वेद में इस भूखंड को मनीषियों की भूमि और देवभूमि जो कहा गया है। इसके साथ ही ये ब्राह्मण ग्रंथ में एतदेव, ये ब्राह्मण है, तो इसमें उत्तराखंड को उत्तर का गुरु कहा गया है। मैं आपको बताऊं, ये भी सवाल कई बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है, ये भी सवाल कई बार उत्तराखंड में आ चुका है। जो नए कैंडिडेट है उनको तो ध्यान रखना है स्पेशली। अगला है कि स्कंद पुराण। देखो मैंने पीछे बताया था आपको कि 18 पुराणों में एकमात्र महत्वपूर्ण स्कंद ये जो पुराण है आपका, ये ही सबसे महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की जानकारी के लिए, क्योंकि इसमें मानस खंड और केदार खंड का वर्णन मिलता है। देखिए, और इसी स्कंद पुराण में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, ब्रह्मपुत्र, खसदेश, उत्तराखंड आदि के जो है जो ये नामों से यहाँ जाना गया है। जिसको आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, डिस्प्ले विजिबल नहीं हो रही है, आप पीछे बताया था हमने आप लोगों को, लेफ्ट होके दोबारा से आइए। अदरवाइज आपके यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे नेट वीक है बहुत ज्यादा, तो उसको देखिए। स्कंद जी पुराण में हम बात करते हैं गढ़वाल क्षेत्र को। अभी तो हमने बात की कि उत्तराखंड को किस रूप में यहाँ बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि उत्तराखंड का मैप बनाऊं, तो ये है गढ़वाल क्षेत्र। मैंने ए लिखा गढ़वाल के लिए, कुमाऊं के लिए बी लिखा। तो गढ़वाल क्षेत्र को स्कंद पुराण में केदार खंड के नाम से जाना गया है, और कुमाऊं क्षेत्र को मानस मानस खंड के रूप में संदर्भित है यहाँ पे। तो गढ़वाल का क्षेत्र जो है वो केदार खंड कहा गया है इस स्कंद पुराण में, और कुमाऊं का क्षेत्र को कहा गया है मानस खंड। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अभी हमने कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र को हमने जाना कि कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड कहा गया है, गढ़वाल क्षेत्र को केदार खंड कहा गया है, केदार खंड। अब इसी स्कंद पुराण में अब इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा गया है वो भी आपको मालूम होना चाहिए।
इन दोनों को संयुक्त रूप से खस देश कहा गया, जो हमने पीछे पढ़ा था। खस देश, दोनों को संयुक्त रूप से खस देश कहा गया है। क्यों कहा गया है? खसो, जो खस एक जाति थी, आपको मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूं, मैं खस एक जाति थी मध्य एशिया से। जो आर्य जो लोग आए थे ना, उनकी एक ये उनकी उपजाति थी, जो कि मध्य एशिया से जब इनका आगमन जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से और ये उत्तर भारतीय क्षेत्र में हुआ था, तो आदियों की जो एक उपजाति थी, जिसमें से खास महत्वपूर्ण रूप से खास जाति के जो लोग जो थे, वो उत्तराखंड की और इस क्षेत्र में आए और यहाँ पर उन्होंने निवास किया। इसलिए इसको जो है संयुक्त रूप से खस देश की संज्ञा भी दी जाती है। ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? तो मुझे बताते हुए रहिए, बीच बीच में थोड़ा सा कम्युनिकेशन मैसेज के माध्यम से होता रहे, ताकि मुझे भी लगे कि सब कुछ ठीक है, और अपना फीडबैक भी देते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का कि स्कंद पुराण में ही हम देखते हैं कि हिमालय क्षेत्र को, संपूर्ण जो हिमालय क्षेत्र है ना, कश्मीर से लेके और वहां ऊपर से लेके और यहाँ नीचे तक ले, जो नेपाल वाला, कश्मीर से नेपाल वाला जो भूखंड है ना, तो इसे स्कंद जो पुराण में हम देखते हैं, इस हिमालय क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया है। जो और वो कौन कौन से नाम है ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? नेपाल, मानस खंड यानी कि कुमाऊं, केदार खंड यानी कि गढ़वाल, जालंधर वाला क्षेत्र जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र जो, और फिर ऊपर है आपका सबसे वहां पे ये कश्मीर वाला। तो ये 5 ये जो भाग हैं, इस स्कंद ये पुराण में हिमालय के 5 भागों को बताया गया है, जिसमें से 2 जो हैं ये, जिसमें से ये जो 2 हैं ये उत्तराखंड के क्षेत्र में आते हैं, ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं, अब ये जो 2 हैं, केदारखंड और मानस खंड यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं का, इन दोनों के बीच में एक विभाजन रेखा है। विभाजन रेखा का मतलब है एक ऐसा पर्वत है जो कि इन दोनों को 2 भागों में विभाजित जो करता है, वह है नंदा पर्वत। चमोली में नंदा पर्वत, जानते हैं ना आप लोग? आप लोगों में से चमोली में से कोई है क्या? कौन है चमोली से? बताते हुए ये मुझे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं या पुराणों की, ठीक है? तो इस पुराणों में भी तो इसका ये जो पुराण का नाम हमने देखा, अच्छी बात है कि पुराणों में कुमाऊं को जो कुमांचल भी कहा गया है। मानस खंड तो कहा गया है, कुमांचल भी कहा गया है, ये भी ध्यान रखना। और उसके अलावा ये बौद्ध जो ग्रंथ हैं, ये बौद्ध जो ये ग्रंथ हैं, इन बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है? अब आएगा भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो चीजें आई हैं वो तो आई हैं। एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, क्या आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि बौद्ध धर्म का ये जो प्रचार प्रसार अशोक के समय पे बहुत ज्यादा हुआ? ऐसा क्यों? केवल मैसेज में लिख के 2 लाइन का मुझे आप लोग भेज सकते हैं, मैं बढ़ता हूँ। खास जो लोग थे ना, खास तो यहाँ पे मध्य एशिया से जो आए थे आदिम के लिए, जो खास जाति के लोग थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को भी अपना रखा था। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरे उत्तर भारत में धीरे धीरे बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या बढ़ गई। और जब सम्राट अशोक का शासन था, तो उसने बौद्ध धर्म को दक्षिण भारत में भी फैलाने की कोशिश की। तो उसके समय में जितने भी ऐसे बौद्ध धर्म लिखे गए, उसमें इस क्षेत्र को हिमवंत कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाभारत की बात कर लेते हैं, चलिए। तो महाभारत में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया, ये भी मालूम होना चाहिए। स्वर्ग भूमि, ये बद्रिकाश्रम और तपोभूमि कहा गया। ये 3 नाम है जो कि महाभारत में वर्णित हैं गढ़वाल क्षेत्र के लिए, ठीक है? मोनिका पांडे जी हैं चमोली से। आगे बढ़ते हैं। महाभारत के जो है जो ये आदि पर्व है, अब देखिए महाभारत में भी बहुत सारे अध्याय हैं। पहली बात तो ये भी समझ लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि है क्या। महाभारत में भी बहुत सारे अध्याय हैं, ठीक है? जिससे जिसे पर्व के नाम से जाना जाता है। जैसे हम अगर हिंदी में बात करते हैं तो अध्याय हो गया, लेकिन महाभारत में इन्हीं अध्यायों को पर्व कहा जाता है, ठीक है? जिसमें एक है आदि पर्व वाला अध्याय,
एक है भीम पर्व, ठीक है, एक है वायु पर्व, ऐसा कुछ है। तो ये तीन ऐसे पर्व हैं जिन यानी कि तीन ऐसे अध्याय हैं जिसमें उत्तराखंड के बारे में कुछ ना कुछ लिखा गया है। तो चलो उसी को मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि महाभारत का एक महत्वपूर्ण अध्याय है आर्य आदि पर्व। इसमें उत्तर कुरु, दक्षिण कुरु, दो देशों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है, जो कि वो यही क्षेत्र है उत्तराखंड। इसके अलावा केदारखंड, ये केदारखंड वही है ना जिसका वर्णन हमें कहाँ मिला था, स्कंद पुराण में। तो इस केदारखंड के भीतर में और क्या चीजें इसमें लिखी गई हैं आगे, तो इसमें ये लिखा गया है कि जो हरिद्वार है यानी कि जिसे माया क्षेत्र या माया नगरी के नाम से जाना जाता था, यहाँ से लेकर, यहाँ से नीचे से लेकर और ऊपर तक हिमालय क्षेत्र तक जो जो भूभाग है वो केदारखंड है, जिसे हम वर्तमान में गढ़वाल क्षेत्र के नाम से जानते हैं, गढ़वाल मंडल के नाम से जानते हैं। वैसे ही मानस खंड की हम बात कर लेते हैं, यानी कि कुमाऊं का क्षेत्र। तो इस स्कंद पुराण में मानस खंड का जो क्षेत्र बताया गया है वो नंदा देवी पर्वत से, ये चमोली में है, नंदा देवी जी पर्वत चमोली में है, बॉर्डर है दोनों का जो है कुमाऊं गढ़वाल का, वहां से लेकर और कालागिरी तक का जो क्षेत्र है, कालागिरी यानी कि जो कुमाऊं में जो काली नदी का नाम सुनते हैं है ना आप लोग, ये जो पूरा भूखंड है वहां से ये और कालागिरी तक, तो ये क्षेत्र आपका जो है मानस खंड यानी कि वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र है। इन दोनों खंडों में नंदा, ये दोनों जो खंड है केदार खंड मानस खंड, इन दोनों के बीच में एक विभाजन एक पर्वत के द्वारा होता है, वो है नंदा देवी पर्वत। तो ये सब चीजें इंपोर्टेंट कई बार आई भी है, ठीक है, बहुत बार आई भी है। आगे एक ब्राह्मण का नाम आता है, ये कौशिक चक्की। तो इस ब्राह्मण में लिखा गया है कि जेहवा वाक्य देवी का जो स्थान था वो बद्रिका आश्रम था। ये वही बद्रिका आश्रम है यानी कि गढ़वाल क्षेत्र में इस देवी का निवास माना जाता है। साथ ही श्री व्यास जी ने बद्रिकाश्रम में षष्लक्ष संहिता की रचना की। तो ऐसी चीजें भी आ जाती हैं। गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित ये व्यास जी हैं जो कि पौड़ी की एक गुफा में रहा करते थे, पौड़ी में एक गुफा में रहा करते थे, ठीक है। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। तो खस जाति का तो नाम पीछे मैंने बता दिया, खस देश। आगे देखिए ये जो किरात एक जाति आती है, तो किरात ने अपने नेता शिव के झंडों के ये नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। और इसका उल्लेख भी, इस युद्ध का उल्लेख भी अर्जुन यानी कि जो ये पांडव थे, इस युद्ध का उल्लेख भी हमें कहाँ से मिलता है, केदारखंड से मिलता है। और जिस स्थान पर यह युद्ध हुआ था वो आज बिल्लव केदार के नाम से ये तीर्थ बन चुका है। ये भी ध्यान में आप लोगों में से यदि कोई गढ़वाल क्षेत्र से होगा तो वो जानता होगा। ये बिल्ला जो केदार है ये अलकनंदा नदी के ये तट पर विद्यमान है, जिसे शिव प्रयाग के नाम से वर्तमान में जाना जाता है, जहां पर यह युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। चलिए आप देखिए आगे बहुत सारे साहित्य हैं। ये कौन से धार्मिक साहित्य हैं, जैसे जैसे पुराण की बात करते हैं, वेद है, उपनिषद है, महाभारत है, रामायण है, ब्राह्मण साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य भी है। तो ये सब किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए ये जो है रचनाएं हैं या फिर संस्थाएं, ठीक है, या ग्रंथ हैं। तो जिससे हम लोग उत्तराखंड की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। क्या क्या सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ये भी कई बार आ चुका है कि पारणी की एक गणित की पुस्तक है जिसका नाम है अष्टध्यायी, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इंपोर्टेंट है, आती है। इसमें बेसिकली मध्य हिमालय का वर्णन भी किया गया है ना। हालांकि संस्कृत में लिखी गई है, इसमें जो है कुछ अंश जो है ये मध्य हिमालय के बारे में भी कुछ वर्णन वहां पे ये किया गया है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसी मध्य हिमालय का एक पार्ट है, इसी मध्य हिमालय में हमारा क्षेत्र भी आता है। और कालिदास की भी जो है रचनाएं हैं कुछ, आगे हम देखेंगे और भी। अभिज्ञान शकुंतलम है, मेघदूतम है, रघुवंशम है। तो वहां से भी हमने बेसिकली उत्तराखंड की जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। आगे देखेंगे बाकी चीजें। विशाख दत्त की भी एक रचना है देवी चंद गुप्तम, यहाँ से भी हमें मध्यकालीन उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है।
इसके आगे बढ़ते हैं तो बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्ष की चरित्र है। देखो ये सब चीजें आपको याद करनी है क्योंकि ये आपके नॉर्मल इतिहास से भी संबंधित हैं और ये आपके उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत से भी संबंधित हैं, पूछा जाता है, ये कई बार इम्पोर्टेंट है। तो बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्ष ये चरित्र जो एक रचना है, इसमें हर्ष के समय हिमालय का वर्णन किया गया है। कन्नौज में कन्नौज के मुखोरियों के जो ये राजा थे हर्ष, जब ये सत्ता इनके जब कन्नौज की सत्ता इनके हाथ में आई थी तो कहा जाता है इतिहासकारों के ये ही द्वारा कि कन्नौज की जो सत्ता का जो उत्तरी सीमा थी वो उत्तराखंड थी। और इतिहास में ये भी है कि हर्ष ने अपने राज्य में इन्होंने भ्रमण किया और साथ में इन्होंने जब ये उत्तरी सीमा की ओर विजिट करने के लिए आए थे, यानी कि उत्तराखंड के क्षेत्र में आए, तो यहाँ पर आकर इनकी एक शादी जो है प्रवृत्ति कन्या से भी हुई थी, जिसका संपूर्ण जो है ये वर्णन और उस समय की जो सामाजिक ये व्यवस्था, प्रशासनिक जो भी व्यवस्था है वो हर्ष से इसमें विद्यमान है। तो यहाँ से भी हमें ये ज्ञात होता है कि उत्तराखंड में क्या क्या चीजें उस समय रही हों। कलहड़ की राज तंगड़ी की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें बेसिकली केदार खंड यानी कि केदार मंडल का वर्णन है। बेसिकली देखिए कलहड़ कौन था? कलहड़ जो है कश्मीर के राजा ललितादित्य और भी समकालीन जो राजा थे उनके समय में ये क्या था, एक ये कवि था उनका। तो ललितादित्य ने किसी राजा के जो है ये कहने पर ये केदार खंड के क्षेत्र में इन्होंने हमला किया था, आक्रमण किया था। तो उस हमले में जिस भूमि पर आक्रमण हुआ था या जो भी एक्टिविटीज हुई थी, तो उसका वर्णन जो है इस पुस्तक में भी मिलता है। और ये जो पुस्तक है राज की तंगड़ी, बेसिकली इसका मुख्य जो विषय है कश्मीर का इतिहास और कश्मीर में शासन करने वाले उसमें जो राजा थे उनके जितने भी आक्रमण आसपास के क्षेत्रों में हुए हैं उनका भी वर्णन इसमें किया गया। तो इसलिए इनका आक्रमण केदार खंड यानी कि गढ़वाल में हुआ था। तो यहाँ से भी इसकी जानकारी मिलती है कि उस समय क्या परिस्थितियां रही। एक महत्वपूर्ण सवाल ये बहुत बार आ चुका है, अभी कुछ समय पहले एक पेपर में भी आया था, मुझे याद नहीं आ रहा पूरा, शायद कौन सा पेपर था, अभी 6-7 महीने के पहले हुआ था। उसमें ये दिया हुआ था कि ये पुस्तक का नाम जो गढ़राज इतिहास के लेखक कौन है, मैचिंग में आया था कहीं पर। कभी आजकल के जो सवाल है वो मैचिंग में आते हैं, एक तरफ में एक नाम दिया हुआ था, बाकी ये नाम दिए हुए थे, कहा गया था कि ये निम्नलिखित में से कौन सा एक मैच है। तो मौलाराम तोमर है, गढ़वाल शैली के महान चित्रकार, उनके द्वारा गणराज इतिहास जो कि एक पढ़िका ये नाटक के संदर्भ में है, इसकी रचना इनके द्वारा की गई और इसी गणराज इतिहास में इनके द्वारा पंवार राज्य का वर्णन किया गया कि उस समय क्या क्या परिस्थितियां थी। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। अभी हमने पीछे ये लाइन देखी थी कि उत्तराखंड का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में है, जिसे इस भूमि को देवभूमि और मनीषियों की ये जो पुण्य भूमि के नाम से वर्णन किया गया है। ये पार्ट भी हमने देखा पीछे, तो कुछ एक दो पार्ट इसमें ये आपको नए मिलेंगे। अच्छा, अब ये वाला पार्ट थोड़ा समझिए। हमने पीछे बात क्या की थी कि बौद्ध ग्रंथों में या बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। तो ये किस भाषा में उस समय बौद्ध जो ग्रंथों की रचना हुई थी वो किस भाषा में हुई थी? तो वो पाली भाषा में हुई थी। ये चीजें भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। कभी कभी ये आ जाता है कि बौद्ध ग्रंथों की रचना जो है ये किस ये भाषा में हुई थी? पाली भाषा में। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जो प्रचलित लोक साहित्य में लोक गाथाएं प्रचलित हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में बेसिकली या तो पवाड़ा या भड़िया और जो कथा जागर जो कहा जाता है, जो कि पीछे आपको क्या है बताया गया, जिसमें भी हमें लोक गाथाओं में प्राचीनतम संस्कृति की झलक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण ये मिन्हास उज सिराज की पुस्तक है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि समकालीन इतिहास में जब हम भारत को देखते हैं तो ये दिल्ली सल्तनत से जो पहले का समय था उसमें ये एक राजवंशी कवि था, जिसकी एक महत्वपूर्ण ये पुस्तक है तबकाते नासिरी। इसमें बलबन के समकालीन गढ़ नरेश के बारे में रचना की गई है। देखिए बलबन, थोड़ा हम ये बता दूं मैं,
दिल्ली सल्तनत से आज पहले की जब हम बात करते हैं तो पहले का मतलब है शुरुआती दौर, गुलाम वंश। नाम सुना है आप लोगों ने इतिहास में गुलाम वंश का? सुना होगा सभी ने। दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर, जिसमें से सबसे जो पहला था आपका गुलाम वंश था। इसकी शॉर्ट फॉर्म है GKTSL। जी फॉर गुलाम वंश, के फॉर खिलजी वंश, टी फॉर तुगलक वंश, एस फॉर सैयद वंश, एल फॉर लोधी वंश। इसके बाद जब ये दिल्ली सल्तनत खत्म हुई तब जाके मुगल काल का उदय हुआ था। ठीक है, तो यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो शुरुआती समय था ये जो है आपका स्लेव डायनेस्टी, या जिसे हम कहते हैं गुलाम वंश। तो उसमें बलबन के समकालीन एक गढ़वाल में एक राजा का नाम बताया गया है। ठीक है, इस पुस्तक में। तो ये पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण यानी कि हो गई, जो कि हमें बता रही है कि हाँ, गढ़वाल में इसके समय में बलबन के समय पे एक राजा था, राणा देवपाल। ठीक है, उसके समय की परिस्थितियों का भी वर्णन इस बुक में किया गया है। इसलिए भी एक स्रोत है उत्तराखंड के इतिहास का। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं सभी को? सभी को बता दीजिए। टॉपिक 3 कैंडिडेट हैं अभी लाइव। आगे बढ़ते हैं। तो वैदिक जो काल है, इसमें बेसिकली हिमालय की पवित्रता को देखते हुए विभिन्न ग्रंथों में हिमालय को किस नाम से विभूषित किया गया है, ये भी कई बार आता है। हेमवंत, हिमाद्री, हिमगिरी, गिरिराज आदि नामों से इसका वर्णन भी मिलता है। जैसे और वैसे इसका वैदिक जो नाम है सुमेरु है या मेरु माना है। किसकी बात हो रही है? हिमालय की। वैदिक काल की बात हो रही है। वैदिक काल में ये जो हिमालय का क्षेत्र था उसको इन नामों से जाना जाता था। अब आप लोग जो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि देखो अभी हमने पीछे उत्तराखंड को बहुत जो ग्रंथों में हेमवंत पढ़ा, और वैदिक जो जो काल है उसमें हम हेमवंत के नाम से जान रहे हैं। तो दोनों नाम अलग हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखना आपको। दोनों नाम क्या है? अलग अलग है। इसलिए सवाल कहीं से भी आए तो ध्यान रखना आपको। इसके बाद में देखिए ऋग्वेद और जो बौद्ध साहित्य हैं, इनमें इस क्षेत्र को, उत्तराखंड के इस क्षेत्र को उसी नगर की संज्ञा दी गई है। ये क्या था? उसी नगर। ठीक है, अभी हम एक चीज भी आएंगे। अभी एक जो पेपर में अभी जो पीसीएस का हुआ था उसमें भी एक सवाल ये दिया हुआ था, और ये लो आपके समूह गौ के भी एग्जामों में कई बार दिया चुका है, इम्पोर्टेंट। वैदिक काल में इस क्षेत्र में आर्यों का आगमन हुआ। आर्यों की एक उपजाति खस जाति उत्तराखंड के क्षेत्र में रहने के लिए आई। उनके विभिन्न जाति समुदाय जो है वो यहाँ पर बसते चले गए, जिनमें ये मुख्य वो प्रभावी जो जाति थी वो खस थी, जिसे खस, इसकी वजह से इसको खस देश की संज्ञा भी दी गई। हालांकि अगर पूरे उत्तराखंड के इतिहास को आप लोग बहुत अच्छे से डीपली पढ़ोगे तो आपको एक चीज तो मालूम चलेगी कि हम सभी लोग उत्तराखंड के हैं ही नहीं। सभी लोग कहीं ना कहीं से आके इस क्षेत्र में क्या है, सालों से बसे हुए हैं, और उसी बचने के कारण से हमारी संस्कृति यहाँ पर क्या हुई, ढल चुकी है, और हम स्वयं को कुमाऊं या गढ़वाल के रूप में हम जानते हैं, ये कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाभारत का जो ये वन पर्व जो अध्याय है, इसमें जो किरात जाति और ये तगड़ जाति और कुलिंद या अन्य जातियों का उल्लेख भी देखने को मिलता है। ये सवाल भी एक बार आया था, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है। इसके अलावा महाभारत में ही हम देखते हैं कि जो बाणासुर जो एक असुर था, इसकी एक जो है ये पुत्री थी उखा। ठीक है, उखा के नाम पर ही उखी मठ का की स्थापना हुई थी। उखी मठ से काफी लोग होंगे या फिर आप लोग जानते होंगे। तो ये तो उखा और अनिरुद्ध के लिए प्रेम की कथा का वर्णन भी महाभारत में विद्यमान है। और इस काल में जो पांडवों के द्वारा गंध मादन पर्वत पर जाते हुए, देखो ये गंध मादन पर्वत वही वाला है जो फूलों की घाटी वाली जो ऊपर की पहाड़ी है ना, ये वही वाला है। ठीक है, तो यहाँ से जाते हुए पांडुकेश्वर में मूर्ति की स्थापना पांडवों के द्वारा हुई और उसका नाम रखा गया पांडुकेश्वर। ठीक है, क्योंकि वो पांडव थे तो इसलिए नाम ही जो है पांडुकेश्वर रखा गया। साथ ही महाभारत में ही हम देखते हैं जो कुलिंद का एक राजा था, क्योंकि कुलिंद एक जाति थी ना, उस समय राजा का स्वरूप एक सरदार के रूप में हुआ करता था। प्राचीन इतिहास कम से कम आप लोगों ने कुछ तो सुना होगा। उस समय जो राजाओं का स्वरूप था वो एक सरदार के रूप में था। वो अपने क्षेत्र, अपने लोगों की रक्षा हमेशा करता था। तो, तो कुलिंदु का भी एक राजा था जिसका नाम था सुबाहु।
तो सुबाहु का जो है युद्ध कौरवों से और तोमरों से युद्ध का वर्णन भी महाभारत में विद्यमान है। ये वही सुबाहु था जिसने पांडवों का सपोर्ट किया था इन इन सभी युद्धों में। इसके अलावा जो है युद्ध पुराण में हमने पीछे ही देखा कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों का ही उल्लेख हमें मिलता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तरी भारत की बात करें, क्योंकि देखो उत्तराखंड जो क्षेत्र था ये भारत के प्राचीन समय में से ही उत्तर या दिल्ली या फिर जितने भी ऐसे उत्तर भारत के जो भी राजा थे उसकी ये उत्तरी सीमा हुआ करती थी। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य का जब ये जो पतन होता है तो उसके बाद में उत्तरी भारत में में इसके पतन के बाद में छोटे छोटे राज्यों का उदय हो जाता है। छोटे बड़े राजा जो शक्तिशाली थे वो अपने अपने गढ़ों का निर्माण कर लेते हैं। उन्हीं में से एक ये जो भूखंड था यहाँ पर भी एक सबसे बड़ा राज्य का उदय होता है जिसका नाम था ब्रह्मपुत्र। ये सवाल पीसीएस में आया हुआ था, उत्तराखंड पीसीएस में ये सवाल दिया हुआ था। और सवाल क्या था बताऊं मैं आपको। सवाल था कि वेंग सांग ने, अभी आगे भी आएगा, ये पीडीएफ में आगे है, कि सवाल था कि वेंग सांग ने उत्तराखंड को किस नाम से बताया था। ऑप्शन में लिखा था, उसमें कार्तिकेयपुर था, ब्रह्मपुर था और भी नाम लिखे हुए थे। तो उसने भी जो है ब्रह्मपुर ही बताया था उत्तराखंड का प्राचीन नाम, उत्तराखंड का एक बड़ा राज्य या उत्तराखंड का प्राचीन नाम। आगे भी हम देखेंगे अभी। तो ये यानी कि जो गुप्त साम्राज्य जब ये स्थापित ये जो खत्म होता है तो मिडिल पोर्शन में उत्तराखंड का जो ये मिडिल वाला भाग है वहां पर एक बड़े राज्य का उदय होता है जिसका नाम था ब्रह्मपुर। इंपोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ मोयोलू अभी हम सब कुछ देखेंगे, सारी कहानी हम आगे देखेंगे। अच्छा, अनुराधा जी का मैसेज है कि सर जी पुलिंद और कोणिंद कहीं जाती है, ये अलग अलग है। ये एक ही चीज है, लिखने का स्वभाव केवल जो है अलग है। कुड़िंद कुड़िंद एक ही चीज है, लिखने का जो पैकेट जो वो है ना वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, देखिए उत्तराखंड को लेकर दो जो ग्रंथ है, मानस खंड और केदार खंड की जो है रचना हुई है। हमने पीछे देखा केदार जो कि केदार स्कंद जी पुराण का मुख्य भाग माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे मानस खंड। जैसे हम बात करते हैं ये बदायूं की एक ये जो महत्वपूर्ण ये किताब है, मुंतखब उल तवारीख में आईने अकबरी और अकबरनामा और बाबानामा, ये ऐसी किताबें हैं जहां से हमें गढ़वाल क्षेत्र, सॉरी, जहां से हमें विशेष रूप से कुमाऊं क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये पुस्तकों के नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। ये यहाँ से ये सवाल एक बार दिया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्रोत उत्तराखंड के इतिहास को जानने का स्रोत नहीं है। ये सारे ऑप्शन में दिए हुए थे। ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिएगा क्या कि पिछले जो है कोशिश कीजिए कि पिछले जो है 15 सालों के जो शॉर्ट पेपर है ना, चाहे लोक सेवा आयोग के हों चाहे यूपी ट्रिपल एस सी के हों, उसकी 15 साल के शॉर्ट पेपर ले लीजिए। इनका भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है, आपको मालूम चले कि आधार क्या है। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो चंद राजवंश के समय के साहित्यिक स्रोतों की हम बहुत सारे साहित्यिक जो भी स्रोत भी हैं जो कि मुस्लिम साहित्य हैं उनके समय में, यानी कि पूरे उत्तर भारत में जो बड़े बड़े राजा थे उनके समय में मुस्लिम साहित्यों की रचना हुई। और उनके समय में चंद शासनकाल में जो कुमाऊं पे तो उनके समय में कुमाऊं में चंद शासन भी यहाँ जो विद्यमान था। ठीक है, तो उनके भी बहुत सारे लेखन है, स्रोत हैं। उसी में अगर हम मुस्लिम साहित्यों की बात करते हैं तो देखिए महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के साथ में भारत में एक लेखक आया था, अल बरूनी। ठीक है, तो इसकी एक महत्वपूर्ण रचना है जो है किताब उल हिंद, या जिसे जो है तहकीक ए हिंद के नाम से जाना जाता है। और एक और है हसन निजामी, इसकी ये पुस्तक है ये ताज उल मासिर। इन दोनों में जो कि चंद वंश और उस समय की घटनाओं का उल्लेख इन दोनों पुस्तकों में हुआ है। इसके साथ ही दो पुस्तकें और हैं, फरिश्ता के द्वारा लिखी गई ये तारीख ए फरिश्ता और बदायूं के द्वारा लिखी गई मुंतखाब उल तवारीख। ये भी दोनों महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी हमें जानकारी मिलती है उत्तराखंड के इतिहास में। अभी तक हमने धार्मिक स्वरूपों को देखा, ये लास्ट का
ये भी धार्मिक में ही आता है क्योंकि ये मुस्लिम साहित्यों से जुड़ा हुआ है। अब हम अधार्मिक साहित्यों को देखते हैं। अधार्मिक साहित्यों का मतलब है जिनका डायरेक्टली संबंध किसी भी धर्म से नहीं है। तो अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसी भी रचनाएं हैं जिसमें हम इसको दोनों रूपों में देखते हैं, धार्मिक में भी और अधार्मिक में भी। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी, कालिदास के द्वारा रचित रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम, बाण भट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित एवं राजशेखर के द्वारा रचित काव्य मीमांसा में उत्तराखंड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखो हर एक लाइन, हर एक शब्द आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो पंडित स्पेशली नए हैं, जो आगामी समय में परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। अगर आप लोगों ने यहाँ पे नहीं समझा तो फिर आपको, आप सभी को पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। तो कल्हड़ के द्वारा रचित जो राज ये तंगड़ी है, जो ये बेसिकली जम्मू कश्मीर की इतिहास की पुस्तक के नाम से जाना जाता है। इसमें कश्मीर का शासक ललितादित्य, तो मैंने आपको पीछे बताया, इसके द्वारा गढ़वाल के कुछ क्षेत्र को ये विजित करने का उल्लेख भी इस पुस्तक में लिखा गया है। हालांकि इसने बाद में इस भूखंड को जीतने के बाद में अपने सरदारों को सौंप दिया था। इसके बाद में उत्तराखंड में यदि प्रचलित लोक गाथाओं की हम बात करते हैं तो ये भी हमने पीछे ये जो भी देख लिया, कुछ लोक गाथाएं, हालांकि इनका स्वरूप जो है धार्मिक है, जो है बेसिकली, लेकिन इसका बहुत सारे रूप हैं और धार्मिक रूप में भी इसको जो है अपनाया जाता है। यदि हम किसी जागर के माध्यम से, जब हम किसी जिसे कहते हैं अमृत, या जो शाही वीर या आदि लोगों की आत्माओं को जब यह बुलाने का काम होता है तो अधार्मिक रूप में वो जाना जाता है, ठीक है। मुस्लिम जो ग्रंथ हैं, जहांगीर नामा और तारीख ए जो ये बदावनी, तो ये भी अधार्मिक में भी आती हैं, धार्मिक में भी हैं। तो फिलहाल इससे भी हमें उत्तराखंड का वर्णन जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम वेनसांग के पास में आ चुके हैं और ये वही वेनसांग है जिसके संबंध में सवाल दिया गया था पिछले इसमें, कि इसने अपनी यात्रा वेदांत में लिखा है सियुकी की उत्तराखंड के लिए। इसकी एक यात्रा वेदांत है जिसका नाम है सियुकी, इसने अपनी भाषा में लिखा है सियुकी। तो इस सियुकी में उत्तराखंड के लिए एक नाम इसने लिखा है, पोली हिमो पुलो, ठीक है, अर्थात ये जो है ब्रह्मपुर, यानी कि इस भूखंड के लिए, इस भूभाग के लिए इसने ब्रह्मपुर शब्द का प्रयोग किया है कि यहाँ पर एक राज्य था जिसका नाम था ब्रह्मपुर, ठीक है। और यही सवाल में आया था पीसीएस में। ऐसे ऐसे सवाल जो है निकलते हैं, अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो फिर ये सब चीजें छूट जाएंगी। और इसी ने हरिद्वार को जो है, जो भी क्या कहा था, मोलुलो, जिसका मतलब होता है माया नगरी, मयूर नगरी, ठीक है। और इसी हरिद्वार की माप इसने बताई थी 20 ली। तो ये भी चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आ सकती हैं, यूनिवर्सल की चीजें हैं। और वेनसांग ने अपनी इस पुस्तक में गोविसाण नामक स्थान का वर्णन किया। ये गोविसाण नामक जो स्थल है, एक छोटा सा राज्य हुआ करता था, ठीक है, जिसे वर्तमान में हम काशीपुर के नाम से जानते हैं, जो कि ऊधम सिंह नगर में एक शहर के रूप में, एक क्षेत्र के रूप में स्थित है, ठीक है। तो इसकी जो ये पुष्टि है गोविसाण की, बेसिकली गोविसाण वर्तमान में जो क्या चीज है, तो इसकी ये पुष्टि प्रोफेसर अलेक्जेंडर कनिंघम ने काशीपुर के रूप में की। तो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रयाग अगर प्रशस्ति की बात करते हैं तो इसके इस लेख में, तो इस क्षेत्र को कार्तिकेयपुर या कृत्यपुर कहा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है कि भाई इस उत्तराखंड के भूखंड को, इस क्षेत्र को इस प्रयाग प्रशस्ति लेख में क्या कहा गया है, तो आप कहोगे कार्तिकेयपुर। और तालेश्वर से प्राप्त जो भी ताम्रपत्रों की प्राप्ति हुई है उनमें ये कार्तिकेयपुर तथा ब्रह्मपुर दोनों ही शब्दों का उल्लेख है, जिससे यह ज्ञात होता है कि दोनों ही राज्य विद्यमान थे अपने अपने समय पे, दोनों ही, ठीक है। कंबल जी का मैसेज कनिंघम ने ही कपास से नहीं, कपास की खोज तो देवधुरा से जो है हेनहुड के द्वारा में हुई थी। अभी वो चीज आगे आगे आएगा, वो भी आएगा आपका, ठीक है। कपास क्या होते हैं, उभरे हुए पहाड़ों पे गड्ढे होते हैं, तो वो सारी कहानी अभी हम आगे देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं फिलहाल यहाँ पे। तो पांडुकेश्वर, ये जो आपका ताम्रपत्र है, इसमें केवल कार्तिकेयपुर शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन तालेश्वर में दोनों का उल्लेख मिलता है, लेकिन पांडुकेश्वर में
केवल कार्तिक का नाम का उल्लेख मिलता है। तो ये थोड़ी जो विभिन्नता है, पढ़ने में अड़चन हो सकती है, इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए आगे बढ़ते हैं। एक और स्रोत है आपका सभासार। राजा सुदर्शन शाह के द्वारा रचित ये ग्रंथ है, जो कि गढ़वाल के परमार वंश से संबंधित है। उन्होंने इस ग्रंथ की जो है रचना कवि सूरत के नाम पे की। क्योंकि ये देखो, ये वही सुदर्शन शाह हैं जिन्होंने, जो कि पहले, जो कि टिहरी रियासत के पहले राजा भी थे। क्योंकि इनका जो साम्राज्य था, जो इनके जो पिता थे प्रद्युम्न शाह, उनको तो गोरखाओं ने मार दिया ना, और पूरा भूखंड जो है वो गोरखाओं ने कब्जे में ले लिया। आपने नाम सुना होगा प्रद्युम्न शाह का। तो फिर सुदर्शन शाह जो है कई वर्षों तक ले उत्तरी भारत में ये ब्रिटिश शासन के साथ में सहयोग में ये रहे, और धीरे धीरे करके इन्होंने जो ब्रिटिश सरकार से सहायता मांगी, और यहाँ ये गढ़वाल की भूभाग से गोरखाओं को हटाने के लिए तो सहायता मिली। लेकिन बदले में कुछ एग्रीमेंट हुआ था, उसकी ये पूर्ति नहीं कर पाए, ब्रिटिश सरकार को नहीं दे पाए जितना भी धन मांगा था उन्होंने। उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने इनको एक जंगल दिया। जंगल कहने का मतलब है एक बहुत बड़ी पहाड़ी दी। वही उसी पहाड़ी में सुदर्शन शाह ने अपने लोगों को ये लेके वहां बसे, और जिसे नाम दिया गया टिहरी रियासत। तो इन्होंने अपने पूर्ववर्ती शासकों की जो भी गाथाएं हैं, या जो भी चीजें हुई थी, उनकी कहानी इस अपने कृत सभासार में लिखा है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी जानकारी देता है गढ़वाल। ठीक है। एक है मनोदय काव्य। तो इसकी रचना जो है भरत कवि ने की, और ये भरत कवि वही है जो कि मानसा के दरबार में दरबारी कवि था। गढ़वाल का एक महत्वपूर्ण शासक था मानसा, नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है। तो इसका ये दरबारी ये कवि था जिसने मनोदय काव्य की रचना थी, और इसमें भी पवा वंशावली की जानकारी, सत्ता प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण परमार राजवंश के महत्वपूर्ण साहित्य हैं, जिनमें से मैंने कुछ हाईलाइट कर रखे हैं। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में आए भी हैं। जिसमें से ये सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार आया भी है, गणराज वंश का इतिहास। इसके लेखक हैं मौलाराम, जो है मौलाराम तोमर हैं। और कीर्ति विलास, जिसमें परमार वंशावली की कहानी इसमें भी है, सदानंद डगाल जी ने पुस्तक को लिखा है। इसके बाद में अगली जो महत्वपूर्ण है, अभी हमने एक सुदर्शन शाह के पीछे देखी ली, सवा सवा सात। सुदर्शन शाह की एक और है सर्व संगत शास्त्र, एक और है, इसमें भी यहाँ की जानकारी मिलती है। भरत कवि के द्वारा ग्रंथ अभी हमने पीछे देखा मौनोदय काव्य। इसके अलावा सुदर्शन शाह के द्वारा द्वारा एक ऐसी रचना जो कि पूर्ण रूप से गढ़वाली भाषा में थी, ये भी आ सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है गोरखवाणी। वो है आपकी गोरखवाणी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखिएगा। हाँ, आपने कमल जी ने लिखा है कुछ, आजादी के वक्त केवल 3 राज्य और टिहरी रियासत थी। जी ठीक है आपने। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिलहाल तो गोरखवाड़ी के बारे में आएगा कि इसके लेखक कौन है, तो सुदर्शन शाह, जो कि ये रचना गढ़वाली भाषा में लिखी गई है। क्लियर हुआ सभी को, ध्यान रखिएगा आपको। तो फिलहाल आज का जो सेशन है मैं यहीं पे रुकता हूँ। आधा जो इसका पार्ट है वो अगले सेशन में हम लेके आएंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो ये सारे जो सवाल आगे के हैं, ये बहुत बार सवालों में आ चुके हैं। नानक मत्ता का प्राचीन नाम, मुंसारी का नाम, कालसी का नाम, या हरिद्वार का नाम, है ना, और या उत्तराखंड का ये प्राचीन नाम ब्रह्मपुर। ये सब बहुत बार रिपीट हुए हैं, और बहुत बार रिपीट आगे होते रहेंगे, क्योंकि आधार यही है। इस आधार के अलावा तो कहीं से कोई सवाल बनेगा नहीं, इसलिए इस आधारभूत ज्ञान को सभी को समझना है। ठीक है, जब ये चीजें समझ लेंगे तब फिर बाकी जब सवाल चेक कैसा भी आएगा, क्योंकि सवालों का पैटर्न भी चेंज हो गया, आपको पता होगा। पहले तो एक लाइन सवाल आता था, उसके 4 ऑप्शन सिंपल से होते थे। अब धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो रहा है। अब मैचिंग में दिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डिसमैच है। तो आपको बताना है कि कौन सा डिसमैच है। जब पूरी जानकारी होगी तो आप इसका सही आंसर बता सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही हम छोड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में भी आया होगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे बाद में मैसेज करके भी जानकारी दे सकते हैं। और एक बार मैं फिर से चाहूंगा कि जितने लोगों ने आज क्लासेस ली है, तो आप लोग फीडबैक, बहुत ही कम लोग जो देते हैं, फीडबैक भी दीजिए, कि इस फीडबैक से मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल जब बढ़ेगा तो आप लोगों के लिए और भी कुछ अच्छा भी किया जाएगा। तो मैं अभी ग्रुप में
मैं उसको ओपन करता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से अपना फीडबैक दें, जो भी अच्छा लगा या कैसा लगा। जो नए स्टूडेंट है वो तो स्पेशली दें, क्योंकि आप लोगों को जितना समझ में आया वो मुझे मुझे भी मालूम चलना चाहिए कि मुझे और आपके लिए कितना ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। तो सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं हम कल के सेशन में। तो इसी टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, और जो नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझिए, बहुत अच्छे से कवर कीजिए। उत्तराखंड इतिहास इससे बेहतरीन आपको जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी आगे हमको बहुत पढ़ना है। अभी वो पूरे उत्तराखंड इतिहास को खोदना है। जब हम खोदेंगे तो बहुत कुछ नई चीज़ें मालूम होंगी। तो मिलते हैं कल के सेशन में।